नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रन कोल आपका अपने YouTube चैनल द कोल्ट्रा में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम इस वीडियो पर हम कोल आदिवासियों की जो स्वशासन व्यवस्था के ऊपर जो हम सीरीज बना रहे हैं, उसके इस पार्ट पे हम अपने कोल आदिवासियों की जो पारंपरिक रूढ़ी प्रथा स्वशासन व्यवस्था, जैसे हम दिमान गौटिया पंचायत बोलते हैं, है ना, उसके हम बारे में आज इस पे नए वीडियो पे चर्चा करेंगे। और इस वीडियो पे हम हमारे जो कोल आदिवासी समाज में जो मुखिया होते हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे कि वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से पद हमारे गौटिया दिमान पंचायत में हैं, रूढ़िवादी पंचायत में हमारे कौन कौन से पद पाए जाते हैं, है ना। और ग्राम में कौन से पद होते हैं, सतगावा में कौन से पद होते हैं, 28 में कौन से पद होते हैं, और 84 या परगना में कौन से पद होते हैं, और उनका निर्माण कैसे होता है और उनके काम क्या हैं, इस पे हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो साथियों, हम स्टार्ट करते हैं गांव से कि एक गांव में हमारी जो कोल समाज होती है उसके एक जानते हैं समूह में ही रहना वो पसंद करती है, क्योंकि वो एक स्वच्छंद या स्वतंत्र रहना ही उसके जीवन में है, क्योंकि वो किसी के भी थोड़ा एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा उसको समय लगता है, किसी के साथ घुलने मिलने में थोड़ा उसे समय लगता है। इसलिए वह अकेले जो भी अपना समाज होता है उसी के साथ बीच में वो सब मिलजुल कर रहते हैं। साथ ही इसी में जिस प्रकार एक गांव में एक सरपंच आजकल होते हैं, सरपंच, है ना, तो उसी प्रकार हमारी समाज में भी एक जो सामाजिक संगठन है हमारा, उसमें गांव में एक सामाजिक मुखिया होते हैं हमारे समाज के ही। और ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि गांव में जो भी समाज का संचालन होता है इन्हीं के मार्गदर्शन में, इन्हीं की देखरेख में होता है। और इनके सहयोग के लिए एक दो चार और ही पारंपरिक पद बनाए गए हैं हमारी समाज में, उस पर हम विस्तार पर चर्चा करेंगे। तो गांव में सबसे पहले साथ एक पद होता है जिसे हम दिमान कहते हैं। दिमान होता है साथियों, यह पद जो है पारंपरिक है, जो यानी वंशानुगत है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से ये बनते चले आ रहे हैं। तो ये जो पद है ये वंशानुगत है। और यह जो पद बनाए गए हैं, एक्चुअली में हमने जो जानकारी इकट्ठा की है तो इसमें हमें ये जानकारी मिल रही है कि साथियों आज इसका कोई जब पूछने हम जाते हैं तो सभी लोग कहते हैं कि हमारी व्यवस्था ये सदियों से चली आ रही है और हमारे पुरखा चलाते गए हैं, और हम लोग भी उन्हीं की देख रेख हम आज ये रीति रिवाज मना रहे हैं या मान रहे हैं। तो जो गौटिया दिमान है ये हमारे मालिक मुखिया हैं, और ये सदियों से हमारी समाज के मालिक मुखिया हैं और भविष्य में भी बने रहेंगे, और अभी तो ये बने ही हैं। तो इस प्रकार कहा जाए तो ये जो दिमान का पद है ये बिल्कुल पारंपरिक है और सदियों से हमारे समाज में पाया जाता है। अब जो बनने की कंडीशन है, तो हमने जब जानकारी इकट्ठा की तो बनने की कंडीशन ये है साथियों कि दिमान वही व्यक्ति बन सकता है जो इस गांव का या इस समाज का सबसे पुराना गांव, जो हमारे समाज का जो आज कहा जाए कबीला है, इस कबीले का जो सबसे पुराना परिवार हो, क्योंकि जो सबसे पुराना परिवार है होगा उसी के आजू बाजू नए परिवार मतलब बसेंगे या उससे जुड़ेंगे। तो सबसे मेन कौन कहलाया, जो इस गांव का सबसे पुराना परिवार है वो यहाँ के एक तो स्थायी निवासी हो जाएगा, और इसके आजू बाजू या इसके साथ में जो आसपास के गांव के या आसपास के लोग आके इस गांव में बसे हैं, तो वही लोग किसको ज़्यादा महत्व देंगे, जो इस गांव का पुराना व्यक्ति है। तो जो मुखिया बनने की जो पहली प्राथमिकता है कि वह व्यक्ति, मतलब मुखिया वही व्यक्ति बन सकता है जो इस गांव का सबसे पुराना परिवार का हो, सदस्य हो। अब दूसरी कंडीशन तो आ ही जाते हैं कि वह बुद्धिमान भी हो और शक्तिशाली बलवान हो। शक्तिशाली बलवान में चाहे वो शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर या घरेलू तौर पर आर्थिक शक्तिशाली भी हो। क्यों? क्योंकि मुखिया को सभी प्रकार की व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं। यदि किसी घर में गमी हो तो उसकी मदद करना है, कोई बीमार हो तो उसकी मदद करना है, या
अन्य प्रकार की जो छोटी मोटी ज़रूरतों में, जैसे आजकल आर्थिक स्थितियां खराब होती हैं तो हमारे समाज के लोग आज हमसे या हमारी मुखियों से कुछ आर्थिक मदद मांगते हैं, तो वो भी उनको करनी पड़ती है। या उसको गेहूं चावल दाल रोटी की व्यवस्था यदि नहीं है उसके घर में, तो उसको भी मुखिया, सामाजिक मुखिया से मदद मांगते हैं तो वो करते हैं। फिर क्या है, ये तात्कालिक सामाजिक मुखिया को तो ये पूर्ण करनी ही पड़ती है। फिर जब उसकी व्यवस्था को कर देता है तो फिर अपनी वो समाज से मशवरा करता है कि मैंने उसकी मदद कर दी है, मैंने उसकी ये मदद की है, उसकी मदद की है, तो आप उसमें बताइए अब आगे और हमें क्या करना चाहिए। तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा, परिवार जो है एक सभ्य हो, किसी प्रकार से वो मतलब लड़ाई झगड़े में ना हो, या किसी प्रकार के उसके ऊपर अन्य प्रकार के जो इल्ज़ाम होते हैं, है ना, वो ना हो, और सबकी बातें सुनने वाला हो, सबके दुख दर्द को समझने वाला हो। यही इस सामाजिक मुखिया की कंडीशन है। तो यह दीवान जो होते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं हमारे समाज के। अब उन्हीं के सहयोग के लिए हमारे महाकौशल में जो है सहयोग कह लिया जाए, या उन्हीं की मदद के लिए, या उनके समकक्ष एक और पद होता है हमारे यहाँ गौटिया का। गौटिया का पद भी बिल्कुल हमारे सामाजिक मुखिया की तरह पारंपरिक है, और यह भी हमारा सदियों पुराना पद है ना। और इसकी उपयोगिता ये है कि जब भी कोई गांव में कोई घटना घटती है तो गांव के व्यक्ति सबसे पहले अपने गौटिया से सलाह मशवरा करते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हमारी ये घटना है, हमको ये परेशानी है, अतः आप हमको मार्गदर्शन करिए। तो गौटिया जी क्या करते हैं कि यदि कोई लड़ाई झगड़े का मामला हो तो वो उनको परिवार वालों को बुला करके वो उन्हें डांट फटकार देते हैं कि अरे अब ये अगर आप लड़ाई झगड़ा मत करिए, न अगर आपकी बात अगर पंचायत में जाएगी या मतलब मुखियाओं के पास जाएगी, समाज में जाएगी, तो आपके ऊपर जुर्माना या दंड भी लगाया जाएगा। तो ये क्या करते हैं कि उनको बीच में उनको समझाइश दे करके वही मामला रफा दफा कर देते हैं। और पर यदि मामला कुछ ज़्यादा ही गंभीर है तो उसको यह दीवान से सलाह मशवरा करते हैं कि दीवान जी, अपने गांव में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो अपन को एक बैठक बुलानी चाहिए जिसमें इस व्यक्ति की ऐसी फरियाद है, उसको सुनना चाहिए और हम लोगों को उसकी या तो मदद करनी चाहिए या फिर उस व्यक्ति को अपन को दंड देना चाहिए। तो हमारे गौटिया जी का ये है। और एक और बात है कि यदि अपने दीवान जी गांव में नहीं है, तो यदि बहुत इम्पोर्टेंट विषय है तो ये गौटिया जी उस विषय पर अपना फैसला ले सकते हैं और लेते हैं, और अपने सभी समाज के लोगों को बताते हैं कि आज ऐसा ऐसा हमने फैसला लिया है, और सभी के सामने मतलब। तो ये अधिकार उनके पास रहता है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण अधिकार हैं आज हमारे महाकौशल में अधिकतर हमारे दीवान जी के पास होते हैं, कि सभी फैसलों पर जो आखिरी निर्णय होता है हमारे दीवान जी का ही होता है। तो इस प्रकार हमारे समाज में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सभी की सहमति से लिए जाते हैं, और जब सभी पंचों के बीच में सहमति नहीं बनती तो फिर वो सीधे किसको ट्रांसफ़र हो जाता है आर्डर देने के लिए कि आप दीवान जी, अब हम लोगों में तो सहमति नहीं बन रही है, तो आप सहमत मतलब अपने हिसाब से आप निर्णय लीजिए कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो उसमें अपने जो दीवान जी होते हैं वो उसमें निर्णय लेते हैं। तो जब इनकी गैर मौजूदगी होती है और इतने ही इम्पोर्टेंट कुछ काम होता है तो वो सभी निर्णय कौन ले लेते हैं, अपने गौटिया जी वो निर्णय ले लेते हैं। इस प्रकार हमारे गौटिया जी का भी चुनाव हम परंपरा के हिसाब से करते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी है। गौटिया जी का भी पद हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के अनुसार उनका भी हम चयन करते हैं, उनके ही परिवार से हम लोग चयन करते हैं। अब उनकी मदद के लिए एक और पद बना है, वो है सिपाही का। सिपाही एक्चुअली में साथियों जो एक वर्कर होता है इन लोगों का, जो कि पारंपरिक पद तो नहीं है, अनुवांशिक पद तो नहीं है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आता है, परंतु ये पद तब तक बना रहता है जब तक उसके भी परिवार के लोग असमर्थ ना हो जाएं कि नहीं हम अब ये नहीं कर पाएंगे, या हमें कोई इस काम करने में परेशानी हो। क्योंकि जो सिपाही का पद है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यह मुखिया गौटिया दीवान की है आँख कान नाक होता है। समाज को एक जासूसी का भी काम ये करते हैं, ताकि ये लोगों को मालूम हो कि मतलब मुखिया को मालूम हो कि हमारे समाज में क्या चल रहा है,
और हमारे पीठ पीछे या हमारे अनजाने अनजाने में समाज में क्या गतिविधियां चल रही हैं, और है ना, ये सब जानकारी वो अपने मुखिया को वो अपने जो सिपाही है वो देते हैं। खासकर जब कभी लड़ाई झगड़ा का मामला होता है या चोरी का मामला होता है या किसी विशेष इस प्रकार के मामले होते हैं, तो मेन जासूसी का काम है यही सिपाही करते हैं। दूसरा यह है अपने तीज त्योहारों में लोगों को जानकारी देने का भी काम करते हैं कि आज ये त्यौहार गांव में मनाया जाएगा, अपने समाज में मनाया जाएगा, अतः आप सभी लोग कहीं बाहर मत जाइएगा या कहीं ऐसे दूर मत जाइए, ताकि हम सब लोग मिलकर काम करें। दूसरा, यदि कोई बैठक होती है तो सभी लोगों को बुलाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, सब लोगों को सूचना देने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। मतलब एक सभी प्रकार के जो भी मुखिया इनको बोलते हैं वो सभी काम जो भी मुखिया इनको सौंपे वो संपूर्ण काम इन्हें दिया जाता है। तो ये भी पद हमारे जो गांव में होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद हमारे जो गांव में तीसरा पद होते हैं वो पंच के होते हैं। पंच का मतलब ऐसा हो तो है कि जब कोई मामला होता है तो हम जो निर्णय लेने के जब हम कुछ लोग चुनते हैं कि आप हम लोग यहीं मतलब मुखिया लोग बोल देते हैं कि आप 4-5 लोग होते हैं जो कि 3 या 5 ऐसी कैटेगरी में होते हैं वो भी, ताकि आप लोग अपने से निर्णय लें और वो आकर के अपने मुखिया के कान पे बताते हैं कि हमने ऐसा ऐसा निर्णय लिया है। तब मुखिया जी उनके बताए हुए फैसलों को मतलब उनके लिए निर्णयों को फिर समाज के सामने बताते हैं कि आपके ऊपर ऐसा ऐसा दंड या ऐसी ऐसी बात करी गई है, तो आप इसको मान है कि नहीं मान है। तो वो जो पंच होते हैं एक्चुअली में वो सलाह मशवरा के लिए होते हैं। जब मुखिया निर्णय लेने वाले होते हैं तो वो अपने तरफ से 4-5 पंच नियुक्त कर देते हैं कि आप आपस में निर्णय ले लीजिए और हमें बताइए, फिर हम इनको वो निर्णय सुना देते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब चौथा आता है अपना जो पद है कि गांव में एक और पद होता है जो कि हम भूइहार कहते हैं। भूइहार का मतलब जिसे हम लोग आम भाषा में पंडा, ओझा ये सब बोलते हैं। तो ये एक्चुअली में साथियों क्या होता है कि यह जो हमारे देव देवाला होता है, हमारी समाज का जो मुख्य देव देवाला होता है, जहाँ हम आदिवासी लोग अपने सभी धार्मिक काम करते हैं, तो उसी का यह पुजारी होता है। और यह पद भी बिल्कुल पारंपरिक होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी यही पद चलता रहता है। अच्छा, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर कोई पूजा हमें सामाजिक तौर पर या सामूहिक तौर पर हमें कोई पूजा करनी है तो इनके बिना यह पूजा नहीं हो सकती है। यानी कि अगर ये गांव में होंगे तो पूजा हो पाएगी, यदि ये गांव के बाहर हैं तो पूजा कुछ दिन के लिए टाल दी जाती है। तो यह पद भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर जब हमारे समाज में जब कोई चोरी का मामला आता है, तो जब हम लोग क्या करते हैं कि जब सामने वाला मतलब जो अब कहा जाए जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है चोरी का या जिसने लगाया है, तो जब वो कसमें खाई जाती हैं तो हम लोग अपने पुरखों के कुल देवताओं की ही कसम खाते हैं और उस कसम को खिलाने वाले हमारा ये भूइहार या पंडा ओझा होते हैं। और जब वो व्यक्ति कसम खा लेता है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि अगर यह व्यक्ति झूठी कसम तो नहीं खाएगा, क्योंकि यदि झूठी कसम खाएगा तो इसके ऊपर इसके पुरख नाराज होंगे, हमारे देवी देवता नाराज होंगे और इसकी झूठी कसम खाने की सज़ा इसको मिलेगी। तो साथ ही इस प्रकार हमने देखा कि हमारे जो ग्राम में जो कुल स्वशासन व्यवस्था है, जो गौटिया दीवान या दीवान गौटिया पंचायत होती है, इसमें 4 पद बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पहला महत्वपूर्ण पद हमने देखा दीवान जी का, उसके बाद गौटिया जी का, उसके बाद अपन सिपाही का मान लें और फिर चौथा पद अपन माने भूइहार पंडा जी का। तो इस प्रकार ये हमारे पद बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो यह एक ग्राम में मतलब एक गांव में यह व्यवस्था है। ठीक, अब हम जब परगना में जाते, परगना यानी आज की स्थिति का चाहे आप उसको जिला बोल लीजिए या आप उसको ब्लॉक स्तर बोल लीजिए, जिसमें हमारा जो परगना है इसमें हमारे 84 गांव हैं। 84 गांव के मुखिया एक जगह बैठते हैं, तो उस स्थान को हम मेढ़ी बोलते हैं। मेढ़ी बोलते हैं क्योंकि वो स्थान एक मेढ़ा है, सभी लोगों का मिलने का एक मेढ़ा है, तो हम लोग उसको मेढ़ी कहते हैं और उसके मुखिया को हम मेढ़ी मुखिया कहते हैं।
यह पद भी बिल्कुल पारंपरिक होता है, यानी कहा जाए तो उन 84 गांव के मुखियाओं का एक मुखिया होता है जो मेढ़ी मुखिया कहलाता है। और यह भी पद को पारंपरिक सामाजिक होता है, और यह भी पद पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग परंपरानुसार उसको मानते आते हैं, और उनको हम बड़े ही आदर सम्मान से ही हमेशा उनका हम सम्मान करते हैं। अच्छा, परगना में जब भी कोई गांव में मतलब फर्स्ट में यदि हमारे गांव में कोई बात ऐसी होती है जिसका निर्णय अगर मुखिया लेते हैं, और जिस व्यक्ति के खिलाफ यह निर्णय लिया जाता है अगर उसको निर्णय मान्य नहीं होता है, तो वह व्यक्ति कहाँ, परगना में फिर वो अपील करता है कि मेरे गांव में मेरे सामाजिक मुखिया ने मुझे ऐसा ऐसा दंड दिया है, या मुझे ऐसे बात कही है जिसको मैं मानता नहीं हूँ, मतलब कहा जाए तो मेरे ऊपर यह झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, या मुझे ज़बरदस्ती का दंडित किया गया है। तो आप मालिक मुखिया परगना के मुखिया से निवेदन करता है वो कि आप परगना की बैठक बुलाइए, उसमें आप मेरा निर्णय लीजिए। फिर जब परगना की बैठक होती है तो उसमें बाकायदा उस व्यक्ति जिस व्यक्ति ने वे बैठक बुलाई है उसके भी अपने तर्क विचार सुने जाते हैं, और उस गांव के मुखिया के भी तर्क विचार सुने जाते हैं। फिर निर्णय लिया जाता है। यदि मुखिया का फैसला अगर सही है तो उसको मान्य किया जाता है, और यदि मुखिया ने जो फैसला लिया है और यदि वो गलत है तो वह फैसला बदल दिया जाता है। और उनके द्वारा जो मेढ़ी मुखिया के द्वारा उस समय भी जो फैसला लिया जाता है वो सभी परगना में मतलब पूरे परगना ने सभी 84 गांव में 50 गांव में 80 गांव में 70 गांव जो भी उनके समूह में गांव होते हैं उस सभी के ऊपर वो मान्य होता है। इस प्रकार हमारे परगना में भी हमारे एक मुखिया होते हैं। उसके बाद वहाँ पर भी एक सिपाही का पद होता है जो सभी गांव वालों को मतलब जितने भी 84 गांव हैं उन सभी 84 गांव के मालिक मुखियाओं को वो सूचित करता है कि इस व्यक्ति के द्वारा यह अपील करी गई है परगना में और बैठक बुलाई गई है, अतः इस तारीख को यह बैठक सुनिश्चित इस स्थान पर करी गई है, अतः आप सभी लोग आएँ। और उसी प्रकार ये सिपाही होते हैं। वहाँ पर भी एक हमारे समाज के द्वारा एक दूसरा ये पद बनाया गया है। तो साथियों, आज हमने ग्राम में जो हमारे मुखिया होते हैं उनके पद हमने जाने कि कौन कौन से पद होते हैं, और हमारे परगना में कौन कौन से पद होते हैं वो हमने जाना। तो मेरा आप सभी साथियों से अपील है कि साथियों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम कोल आदिवासियों की जो स्वशासन व्यवस्था है वो सभी हमारे कोल भाई एवं अदर जो हमारे भाई हैं अदर समाज के भाई हैं वो जान सकें। और इस वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और इसको शेयर करिए। हाँ, कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हम इस वीडियो में जो भी आप हमें यदि अच्छा कमेंट करते हैं तो हमारा मनोबल उससे बढ़ता है, और यदि आप हमारे सुधार के लिए कोई कमेंट करते हैं तो हम आने वाले वीडियो पर उस गलती को हम सुधार करते हैं। तो हम आपसे बिल्कुल निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को द कोल ट्राइब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, धन्यवाद।